चलो, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को लेकर के जिन्होंने रिसेंटली अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया है। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली आप सभी ने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया होगा। अब आपने अपना स्कूलिंग सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से कंप्लीट किया हो सकता है, या हो सकता है आप सभी बेसिकली स्टेट बोर्ड से ताल्लुकात रखते हो। लेकिन आप सभी ने कहीं से भी अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया हो, आप सभी तमाम जितने भी बोर्ड्स को देखेंगे तो वहां पे ऑलमोस्ट आपको एक ही तरीके का करिकुलम और एक ही तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही आप लोग यूजी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेते हैं, जैसे ही आप लोग अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेते हैं, चाहे आपने बीए के अंदर एडमिशन लिया हो, बीएससी के अंदर एडमिशन लिया हो, या बीकॉम के अंदर एडमिशन लिया हो, हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप लोग एडमिशन लेते हैं तो यहां पे यूनिवर्सिटी लेवल पे और कॉलेज लेवल पे आपके बोर्ड के कंपैरिजन में जो करिकुलम है वो 101% चेंज हो जाता है। जो भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी थी वैसा कुछ भी आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में ये आप सभी के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है आप लोग डिटेल में जाकर के आपके यूनिवर्सिटी करिकुलम को अंडरस्टैंड करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को अंडरस्टैंड करें, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपको बेसिकली फेस करने को मिलती है, चाहे वो आपके सब्जेक्ट कैटेगरी को लेकर के हो, जैसे आपने सुना होगा माइनर सब्जेक्ट होंगे, मेजर सब्जेक्ट होंगे, जेनरिक इलेक्टिव के सब्जेक्ट होंगे, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज होंगे, वैल्यू एडिशन कोर्सेज होंगे, कुछ ऐसी कैटेगरी आपको सब्जेक्ट की देखने को मिलेगी। तो ये जो कैटेगरी है ये बनाई क्यों गई है, इनका अपना मीनिंग क्या होता है, इनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, इसके अलावा आपका क्रेडिट सिस्टम क्या रहेगा, और अगर आप लोग ग्रेजुएशन के अंदर आ गए हैं तो सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, क्या हमारे पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या पेपर डिस्क्रिप्टिव आएगा, कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के एनईपी पॉलिसी 2022 को डिकोड करने वाले हैं। यहां पर जो भी चीजें आपको ग्रेजुएशन लेवल पे समझने की जरूरत होगी उन तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ काफी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आज की वीडियो लेक्चर के एजेंडे को। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी एनईपी यूजीसीएफ कंप्लीट गाइड। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द चीजें आप लोग मान करके चले 75 to 95% चीजें है ना आपको वहां पर भी सेम देखने को मिलेंगी। तो आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुकात रखते हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए भी 101% यूजफुल रहेगा। अब स्पेसिफिकली हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बात करेंगे। मैंने बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग जो भी एग्जामिनेशन देंगे वो आप लोग एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग देंगे। एनईपी पॉलिसी का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये आपको याद रखना है, अगर आप लोग एनईपी की बात करते हैं तो इसको आप लोग एनईपी 2022 के नाम से भी जानते हैं। इस बात को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर आपको बैठा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि मेरे को स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टिव में बात करना है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना हमारे पास टोटल 3 तरीके के कॉलेजेस होते हैं, और उन कॉलेजेस के अंदर 3 तरीके के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना बेसिकली कॉलेज रेगुलर मोड में करते हैं, कुछ ऐसी फीमेल्स कैंडिडेट होते हैं जो स्पेसिफिकली एनसीवेब कॉलेजेस को प्रीफर करते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आपका नॉन अटेंडिंग या डिस्टेंस से अपनी एजुकेशन को दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रीफर करते हैं, जिसको आप लोग एसओएल कहते हैं। तो रेगुलर की बात कर लीजिए, एनसीवेब की बात कर लीजिए, या एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की बात कर लीजिए। यहां पर आपको आपकी एनईपी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। चाहे बात आप लोग यहां पर सिलेबस की कर लीजिए। सिलेबस का मतलब क्या है, जैसे अगर आप लोग बीकॉम की बात कर लीजिए, बीकॉम के अंदर भी आपको 2 तरीके देखने को मिलते हैं। आप लोग
लोग प्रोग्राम के अंदर जा सकते हैं या तो आप लोग ऑनर्स के अंदर जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब बीकॉम प्रोग्राम की बात कीजिए, ऑनर्स की बात कीजिए। अब ये जो बीकॉम है ना, आप लोग प्रीफर कर सकते हैं रेगुलर से, एसवाल से या एनसी वेब से। तो बीकॉम प्रोग्राम के अंदर, ऑनर्स के अंदर, रेगुलर के अंदर जो भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी एज इट इज वो आपको एनसी वेब के अंदर भी देखने को मिलेगी और एसवाल के अंदर भी देखने को मिलेगी। न केवल आपके सब्जेक्ट यहां पे सेम रहेंगे बल्कि जो आपका पेपर का पैटर्न रहेगा वो भी 100% माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पर सेम देखने को मिलेगा। तो एक तो ये कंफ्यूजन आपको अपने दिलो दिमाग और जहन से निकाल देना है कि आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एनसी वेब के स्टूडेंट है या एसवाल के स्टूडेंट है, आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ना ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको क्या देखने को मिलेंगी, सिमिलर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना। अब ध्यान दीजिएगा सर, ये जो सब्जेक्ट्स की आप लोग बात करते हो, कभी माइनर लिखते हो, कभी मेजर लिखते हो, कभी सेक कैटेगरी, कभी वेक कैटेगरी और कभी आपका एईसी कैटेगरी, इसी तरीके से सर आपका जेनरिक इलेक्टिव कैटेगरी। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है और ये इतनी कैटेगरियां बनाई क्यों गई, इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप लोग एनईपी पॉलिसी की बात करते हैं तो आपको क्रेडिट सिस्टम को समझना जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, न केवल बीकॉम की मैं बात कर रहा हूं, बीए की बात कर लीजिए या तो बीएससी की बात कर लीजिए, किसी भी अगर आपने यूजी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया है ना हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी और इनके मीनिंग को समझना आप सभी के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ द सब्जेक्ट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एनईपी की अगर आप लोग बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग किसी भी यूनिवर्सिटी की आप लोग बात कर लीजिए, हमारे पास यहां पर बुनियादी तौर पे टोटल 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, 5 सब्जेक्ट की कैटेगरियां देखने को मिलती है। ठीक है, कितनी कैटेगरी रहेगी सर, 5 कैटेगरी रहेगी। अब ध्यान दीजिएगा, कई कई अभी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जहां पे इनके अल्टरनेटिव नेम्स को भी बेसिकली यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहली जो कैटेगरी रहेगी ना वो मेजर कैटेगरी रहेगी। अब ये जो मेजर कैटेगरी है इसको आप लोग डीएससी कैटेगरी के नाम से भी जानते हैं। डीएससी का फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट, इसको आप लोग मेजर सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा कैटेगरी रहेगा वो माइनर का रहेगा। अब आपको ध्यान ये देना है, माइनर को कई कई यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको जीई का फुल फॉर्म होता है जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, तो माइनर सब्जेक्ट के नाम से भी कई यूनिवर्सिटीज को प्रोवाइड करती हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको माइनर ना देख करके ना आपको जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो तीसरा कैटेगरी रहेगा माय डियर फ्रेंड्स वो आपका एईसी रहेगा। एईसी का फुल फॉर्म होता है एबिलिटी इनहांसमेंट कोर्सेज। इसी तरीके से जो आपका चौथा कैटेगरी रहेगा वो सेक कैटेगरी रहेगा, इसको आप लोग स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज के नाम से जानते हैं। और पांचवा जो कैटेगरी रहेगा ना वो आपका वेक कैटेगरी रहेगा, जिसको आप लोग वैल्यू एडेड कोर्सेज के नाम से जानते हैं। कुल मिलाकर के ये आपकी सब्जेक्ट की कैटेगरियां हैं। इन कैटेगरी के अंदर आपको अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। अब चाहे बात फर्स्ट ईयर की कर लीजिए, सेकेंड ईयर की कर लीजिए, थर्ड ईयर की कर लीजिए या सेमेस्टर वाइज आप लोग बात कर लीजिए, ग्रेजुएशन के अंदर आपको पांचों कैटेगरी के अंदर सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और कितने कितने सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे ये भी मामला यहाँ पे फिक्स रहने वाला है। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हैं पहली कैटेगरी की, तो पहली कैटेगरी किसकी है, डीएससी की है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट है। इसको आप लोग क्या कहते हैं सर, मेजर कैटेगरी भी कहते हैं। दूसरी कैटेगरी आपकी माइनर की रहेगी, हम लोग यहां पर इसको जेनरिक इलेक्टिव के नाम से जानेंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पे मैं कंबाइन करके लिख रहा हूं सर, आपका सेक कैटेगरी हो गया, सर आपका वेक कैटेगरी हो गया, इसके अलावा आपका क्या हो गया, एईसी कैटेगरी हो गया। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के 5 कैटेगरियां रहेंगी। अब जरा गौर फरमाइएगा, किसी भी सेमेस्टर की बात कर लीजिए, हर एक सेमेस्टर के अंदर बुनियादी तौर पे ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, अब माइनर के अंदर आपको 1 सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है। अब ये जो आपके सेक कैटेगरी हो गया, वेक कैटेगरी हो गया, एईसी कैटेगरी हो गया, यहां पर भी आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग बात करते हैं डीएससी कैटेगरी की तो सर इसको डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट कहेंगे, माने ये आपके मेजर सब्जेक्ट होंगे। माने यहां पर आपको चॉइस
चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। माने यहां पर जो 3 सब्जेक्ट आपको दिए जाते हैं ना, वो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर जैसे बीकॉम के रेफरेंस में अगर आप लोग बात करते हैं, प्रोग्राम और ओनर्स की बात करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 सब्जेक्ट है जो किसके रहेंगे, डीएससी के रहेंगे। अब आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं है। इसी तरीके से एक सब्जेक्ट आपका जेनरिक इलेक्टिव का रहेगा सर, एक आपका सेक कैटेगरी का रहेगा, एक आपका वेक कैटेगरी का रहेगा, और एक आपका बेसिकली एईसी कैटेगरी का रहेगा। ठीक है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज का। इन चारों के अंदर आपको चॉइसेस देखने को मिलते हैं। माने हमारे पास यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज टू कॉलेज अलग अलग लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, और वो सब्जेक्ट आप लोग उस सेमेस्टर के दरमियान पढ़ेंगे, और सेम सेमेस्टर को आप लोग सेम सब्जेक्ट को आप लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। आने वाले सेमेस्टर के दरमियान ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, यही आपके कोर सब्जेक्ट रहेंगे, जहां पर आपको ग्रेजुएशन के दरमियान थोड़ा सा फोकस करना है। अब मैं इनके मीनिंग को समझा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। ठीक है, मेजर की अगर आप लोग बात करते हैं या डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की अगर आप लोग बात करते हैं, तो ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो आपकी डोमेन के, जैसे अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी आपके मेन सब्जेक्ट हो गए। अगर आप लोग आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आप पॉलिटिकल साइंस की बात कर लीजिए, हिस्ट्री की बात कर लीजिए, ये कुछ आपके मेजर या डिसिप्लिन के सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग कॉमर्स डोमेन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, लॉ हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, या इनको आप लोग कोर सब्जेक्ट कहेंगे, या इनको आप लोग कंपलसरी सब्जेक्ट कहेंगे। इस कैटेगरी के अंदर जो भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा ना, वहां पर चॉइस नहीं देखने को मिलेगी। हर एक स्टूडेंट को पढ़ना है, रेगुलर एसओएल एनसीवेब सभी को पढ़ना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये जो सब्जेक्ट है इन डिटेल इन डेप्थ जाकर के पढ़ना होगा, अच्छा खासा सिलेबस रहेगा। अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो अलग बात है, वरना जो भी आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे भर भर के न्यूमेरिकल दिया गया है, और आपको काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट है जो आपकी बेसिकली डोमेन के अंदर आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट है जो हाईएस्ट क्रेडिट वेटेज रखते हैं। सर ये क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, वेट एंड वॉच थोड़ी देर में क्रेडिट सिस्टम को भी मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, क्लियर हुई है मेरी बात? ठीक है, चलिए अब मैंने बताया माइनर या जेनरिक इलेक्टिव की अगर आप लोग बात करते हो तो एनईपी पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये कहता है कोई भी स्टूडेंट किसी भी डोमेन का हो उसको एक तरीके से यूनिडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, केवल अपने ही डोमेन के सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। हर एक सेमेस्टर के दरमियान उसको एक कंपलसरी सब्जेक्ट अलग डिसिप्लिन का, अनदर डिसिप्लिन का चूज करना होगा। जैसे अगर आप लोग कॉमर्स की बात करते हैं तो आप लोग कंप्यूटर साइंस को पढ़ सकते हैं, जैसे अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस को पढ़ सकते हैं, जैसे अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। दीज आर द सब्जेक्ट जो आपके डिसिप्लिन के साथ रेलिवेंट नहीं है, लेकिन एनईपी पॉलिसी ये कहती है कि आपको अपने डिसिप्लिन के सब्जेक्ट के साथ ना आपको अदर डिसिप्लिन के सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे, और एक सब्जेक्ट आपको हर सेमेस्टर के दरमियान पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर हुआ? तो यहां पे आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, अमूमन आपकी डोमेन से अलग डिसिप्लिन के सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, अब एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के अंदर ना आपको बेसिकली आपके कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल से जुड़े हुए सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। और अमूमन यहां पे मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको काफी लंबे समय से दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और स्पेसिफिक बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाता आ रहा हूं, तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के अंदर केवल और केवल हमें क्या दिया जाएगा, माय डिफेंस लैंग्वेज दिया जाएगा। बात आप लोग हिंदी की कर सकते हैं, इंग्लिश की कर सकते हैं, बात आप लोग उर्दू की कर सकते हैं। ये जितने भी आपके रीजनल लैंग्वेजेस हैं या जितने भी आपका मॉडर्न इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं, वो सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक आपको चूज करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने बताया आपको लिस्ट मिलेगा, यहाँ पे भी लिस्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेक कैटेगरी के अंदर क्या रहेगा, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, माने स्किल्स पर आपको काम करना पड़ेगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, जैसे आप लोग आईटी के अंदर जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ जा सकते हैं। तो ये आपके स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हो जाएंगे। और लास्ट कैटेगरी रहेगा जो वैल्यू एडिशन कोर्सेज रहेंगे, यहाँ पे वो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जो आपका पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट करेंगे, जैसे आपके इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट हो गए, एथिक्स, योगा, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट हो गए हैं। और याद रखिएगा, जब भी आप लोग इनको इनको पढ़ेंगे तो ये सीजीपीए का पार्ट नहीं रहेंगे। खैर वो तो एक अलग मुद्दा है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कह सकते हो सर, पहली कैटेगरी डिसिप्लिन स्पेसिफिक मेजर हो जाएगी, या फिर दूसरी कैटेगरी आपकी माइनर या जिसको आप लोग जेनरिक इलेक्टिव कहते हैं, तीसरी कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, सेक कैटेगरी, वैक कैटेगरी और आपका एईसी कैटेगरी। कुल मिलाकर के 5 कैटेगरी रहेंगी। और जैसा कि मैंने आपको इनिशियल लेवल पे बताया 3 4 5 6 7 आपके कितने सब्जेक्ट हो गए सर, हर एक सेमेस्टर के अंदर अमूमन आपको कितने सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे बच्चा, 7 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जहां पे 3 सब्जेक्ट कंपलसरी रहेंगे, बाकी कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। आपको समझना पड़ेगा, चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए काफी डिटेल में एक एक बात बता रहा हूं, सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके जितने भी डाउट रहेंगे ना वो सब क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आपको कोई और वीडियो ना देखना पड़े, अपने टाइम को इधर उधर वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कौन कौन से सब्जेक्ट है, सबका अपना मीनिंग क्या है, उनके अंदर क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। इस बात को आपको क्लियर करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप लोग सेमेस्टर 1 की बात करते हैं, स्पेसिफिकली प्रोग्राम और ओनर्स की बात करते हैं, तो जरा इधर गौर तलब कीजिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे बीकॉम की बात करते हैं, ठीक है, अब बीकॉम के अंदर भी मैंने बताया हमारे पास 2 कैटेगरियां बनेगी, एक प्रोग्राम की कैटेगरी बनेगी और दूसरी किसकी बनेगी, ओनर्स की कैटेगरी बनेगी, ठीक है। अब प्रोग्राम और ओनर्स के अंदर आप लोग क्या कहेंगे सर, बीकॉम है तो सेमेस्टर 1 के अंदर आपको डीएससी के कितने सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे सर, 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग प्रोग्राम की बात करते हैं और ओनर्स की बात करते हैं, ठीक है, अब दोनों के अंदर ना आपको 2-2 सब्जेक्ट सेम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, बिजनेस लॉ पढ़ना है, यहां पे भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगा और यहां पे भी आपका बिजनेस लॉ रहेगा, दोनों ये सब्जेक्ट सेम रहेंगे, केवल एक सब्जेक्ट बदलेगा। प्रोग्राम के अंदर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है और यहां पे ओनर्स के अंदर ना आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन पढ़ाया जाता है। दोनों ही है आपकी बिजनेस स्टडीज का पार्ट, उसी की एक्सटेंडेड वर्जन है, अपग्रेडेड वर्जन है ये बिजनेस स्टडीज का ही पार्ट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग प्रोग्राम और ओनर्स की बात करते हैं तो अमूमन कुछ बदलता नहीं है, लेकिन कई बार देखेंगे ना तो सेमेस्टर 1 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, केवल एक सब्जेक्ट का हेरफेर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात? चलो यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे जैसे अगर आप लोग बात करते हैं तो आपका एक सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, एक बिजनेस लॉ हो गया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, या इसकी जगह अगर आप लोग प्रोग्राम की बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट हो जाएगा। ये सारे कैसे सब्जेक्ट है जरा गौर तलब कीजिएगा, ये आपके मेजर सब्जेक्ट है। मेजर का मतलब क्या होता है, दीज आर द डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट जेनरिक इलेक्टिव का रहेगा, अब एक आपका एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज का रहेगा, जहां पे आप लोग अमूमन लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं। एक आपका सेक कैटेगरी का सब्जेक्ट रहेगा, एक आपका वैक का, जैसे मैं मान लूं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के अंदर या हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज होगा, सेक के अंदर मान लीजिए आपने डिजिटल मार्केटिंग चूज किया, और अगर आप लोग एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज के अंदर आपने क्या चूज किया है, योगा चूज किया, ठीक है। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा, एक कॉलम मैंने बनाया हुआ है सर, किसका लिखा हुआ है सर, ये आपके क्रेडिट सिस्टम का है। तो सर यही तो हमें समझ नहीं आ रहा था, ये क्रेडिट सिस्टम का क्या मतलब होता है, जरा गौर तलब कीजिएगा। वैसे तो क्रेडिट सिस्टम का अपना मतलब होता है ये आपके सब्जेक्ट के बर्डन को, सब्जेक्ट के वर्कलोड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया देता हूं। एक क्रेडिट का मतलब, जैसे मैं वो आपका 1C लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग मोटा मोटा मान करके चलिएगा उस सब्जेक्ट के अंदर आपको कितने मार्क्स देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आप लोग 4 क्रेडिट की बात करते हैं तो एक क्रेडिट 40 नंबर का, 4 क्रेडिट की आपने बात की तो 4 चौका 16, 160 मार्क्स का आपका वो सब्जेक्ट रहेगा। टोटल वेटेज की मैंने बात की है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपको डीएससी कैटेगरी के जितने भी सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स आपको दिए जाएंगे ना, तो यहां पर जरा गौर फरमाइएगा। यहां पर जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वो भी 4 क्रेडिट का रहेगा, माइनर या फिर जेनरिक इलेक्टिव के अंदर 4 क्रेडिट रहेंगे, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, स्किल जो आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज है और आपका वैल्यू एडिशन कोर्सेज है, ये तीनों ही कैटेगरियां हैं, ये आपके 2 क्रेडिट की रहेंगी। क्लियर है? तो ये आपको याद रखने, तीनों कैटेगरी कितने की है, 2 कैटेगरी के। टोटल क्रेडिट की अगर आप लोग बात करते हो तो मैंने अभी बताया मेजर के अंदर डीएससी कैटेगरी के अंदर 3 सब्जेक्ट मिलेंगे और हर एक सब्जेक्ट डीएससी कैटेगरी का जो मेजर रहेगा वो 4 क्रेडिट रखेगा, तो ये आपका 4 क्रेडिट हो गया। साथ साथ जो आप लोग अदर डिसिप्लिन का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो भी 4 क्रेडिट का रहेगा। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और वैल्यू एडेड कोर्सेज आपके 2-2 क्रेडिट के रहेंगे। और ये
जो आपका सेम पैटर्न है अप टू द 6 सेमेस्टर आप लोग मान करके चले, आपके लास्ट ईयर तक चलेगा, ठीक है, अगर आप लोगों ने 3 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम ऑप्ट किया, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग 4 चौका 16 और 6 22 कुल मिला करके आपका पहला जो बेसिकली सेमेस्टर रहेगा ना वो 22 क्रेडिट का रहेगा। अब अगर मैं आपको कहूं कि सर 22 प्लस में 22 एक साल कितने का हो गया सर, 44 क्रेडिट का हो गया। अब ये क्रेडिट आपको समझ में आया, क्रेडिट का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, ये क्रेडिट का मतलब, ठीक है। अब इस क्रेडिट के बिहा पे ही आपका प्रमोशन क्राइटेरिया और पासिंग क्राइटेरिया डिसाइड होगा, ठीक है। तो आगे जाके जब आप लोग प्रमोशन क्राइटेरिया और पासिंग क्राइटेरिया को समझेंगे तो वहां पे आपको सहूलियत रहेगा। कुल मिलाकर के जैसे आपका डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट है उसके टोटल सब्जेक्ट का वेटेज, जैसे आपके रिटन एग्जामिनेशन को मिला करके, इंटरनल असेसमेंट को मिला करके, अटेंडेंस को मिला करके, सबको मिला करके टोटल कितना रहेगा सर, आपका बेसिकली आप लोग क्या कहेंगे, आपका जो टोटल वेटेज 160 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये तो टोटल 22 क्रेडिट हो गया, एक साल कितने क्रेडिट का हो गया, 2 सेमेस्टर को मिला देंगे तो 44 क्रेडिट हो जाएगा। और ये सेम पैटर्न आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के दरमियान देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर तलब कीजिएगा, सर आपने बताया कि आपका जो डीएससी वाला जो सब्जेक्ट है ना वो कितने क्रेडिट का बच्चा, 4 क्रेडिट का है। सर ये बात हमें समझ में आ गई, इसका मतलब क्या है सर, ये आपके बेसिकली 160 नंबर का रहेगा। अब इस 160 नंबर के अंदर ना आपको 3 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला आपका सीए का कंपोनेंट रहेगा, अब यहाँ पे आईए का कंपोनेंट रहेगा और यहाँ पे आपकी थ्योरी एग्जाम रहेगा, ठीक है, या एंड टर्म एग्जामिनेशन, थ्योरी नहीं बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, एंड टर्म एग्जामिनेशन, ईटी से लिख देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो आपका बेसिकली कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट है और एंड टर्म एग्जामिनेशन है, तीनों को मिला करके आपका 160 नंबर का बेसिकली डीएससी कैटेगरी का पेपर रहेगा। सर इन दोनों को मिला देना तो ये 70 नंबर मिलेंगे, कितने मिलेंगे सर, आपको 70 नंबर मिलेंगे। 160 में से 70 जाएगा तो सर 101% लास्ट ईयर तक आपके डीएससी कैटेगरी के जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनका जो एंड टर्म एग्जामिनेशन होगा वो कितने नंबर का होगा, 90 नंबर का होगा। और 90 नंबर के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको 3 घंटे का वक्त और समय और टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। तो डीएससी कैटेगरी के जितना भी पेपर होगा ना वो तो आपका बेसिकली 190 नंबर का रहेगा। अब बात करते हैं सर आपके सेक वैक कैटेगरी की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ना, ये 3 सब्जेक्ट हैं, इनके जो पेपर है अब ये वेरी करता है पेपर पैटर्न, एसएल के अंदर, रेगुलर के अंदर, एनसी वेब के अंदर कुछ पेपर हैं जो 30 नंबर के होते हैं, कुछ पेपर है जो 60 नंबर के होते हैं, किसी में पेपर ही नहीं होता, केवल इंटरनल असेसमेंट के ऊपर आपको मार्क्स दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब जो 30 नंबर का पेपर है उसके लिए 1 घंटे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है, 60 नंबर के लिए 2 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है और जिसका एग्जामिनेशन नहीं होगा उसका क्या ही समय डिसाइड करना, ठीक है। तो याद रखिएगा आपके जो 3 सब्जेक्ट है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये जेनरिक इलेक्टिव नहीं है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर आपको यहाँ पर ये 3 जो आपके बेसिकली हैं सेक वैक और एईसी कैटेगरी के, उनका पेपर 30 नंबर और 60 नंबर का होता है, ठीक है। बाकी जो ऊपर वाले जो 3 सब्जेक्ट रहेंगे साथ में जेनरिक इलेक्टिव रहेगा, ये सब कितने क्रेडिट के हैं, 4 क्रेडिट के हैं। 4 क्रेडिट बोले तो 160 नंबर, टोटल वेटेज माने 90 नंबर का पेपर। तो यही लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट के अंदर ना आपकी एक्टिविटी हो गई है, असाइनमेंट हो गया है, प्रेजेंटेशन, क्लास पार्टिसिपेशन, अटेंडेंस, ठीक है, ये सब मिलाकर के 40 से। अब ये कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है और यूनिवर्सिटी के अंदर भी डिपेंड करता है। इंटरनल असेसमेंट के अंदर टेस्ट हो गया, क्विज हो गया, वाइवा क्लास और मिड टर्म एग्जाम हो गए, उनका कितना रहेगा, 30 रहेगा। आपको ये याद रखना है ये जो पोर्शन है ना ये इंटरनल असेसमेंट का कितने का रहेगा सर, 70 मार्क्स का रहेगा। अब वो बाइफरकेट कैसे करते हैं, क्योंकि एसएल के अंदर तो आप लोग कॉलेज जाते ही नहीं हो, तो वहां पे इंटरनल असेसमेंट के बिहा पे ही आपका 70 नंबर का इंटरनल होगा, उसी के बिहा पे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका 90 नंबर का जो पेपर रहेगा उस 90 नंबर का पेपर किसका रहेगा सर, आपका एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल आपका कितना हो गया वेटेज, 4 क्रेडिट वाले पेपर का 160 नंबर का वेटेज हो गया, ठीक है। और मैंने बताया 2 क्रेडिट है वो 30 नंबर का भी होता है और 60 नंबर का भी होता है, वहां पे पूरा मामला आपको अलग देखने को मिलेगा। कॉलेज टू कॉलेज चीजें बदल जाती हैं और
और यहाँ पर आपको बेसिकली कॉलेज के जो आपके परस्यूइंग मोड है उसके ऊपर भी चीजें बदल जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ जानकारी थी जो आप सभी के लिए मैंने यहाँ पर आज के छोटे से सेशन के अंदर शेयर की, जहां पे मैंने कोशिश की है हर एक पॉइंट को आपको क्लियर करने की, ताकि चीजें आपको समझ में आए, बेहतर तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए, लर्न कर पाए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।